वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। आज बात करेंगे हम शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति के उत्थान की। मराठा शक्ति का उत्थान भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। दक्षिण पठार के उत्तर पश्चिमी भाग अर्थात महाराष्ट्र में निवास करने वालों को मराठा कहा जाता है। 16वीं शताब्दी तक ये कद के छोटे, सुदृढ़ और परिश्रमी लोग दक्षिण में बीजापुर तथा गोलकुंडा के सुल्तानों के अधीन थे, परंतु 15वीं और 16वीं शताब्दी में उठने वाले धार्मिक आंदोलनों ने उनके भीतर अपने धर्म तथा जाति के लिए विशेष अनुराग उत्पन्न कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने मराठों में कुछ ऐसे गुण विकसित किए जिनके कारण वे भारत के अन्य लोगों से भिन्न नजर आते थे। यद्यपि मराठा शक्ति के उत्थान में शिवाजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, परंतु 17वीं शताब्दी में शिवाजी के उत्थान से पहले इस शक्ति के उत्थान तथा विकास की भूमि तैयार हो चुकी थी। वास्तव में शिवाजी को एक ऐसा वातावरण मिला जिसके कारण उन्हें मराठा जाति को संगठित करने में भरपूर सहायता मिली। शिवाजी ने मराठा लोगों को संगठित कर बीजापुर तथा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध चिरकाल तक युद्ध करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। यह सत्य है कि मराठों को दिल्ली का वैधानिक शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ, किंतु देश की वास्तविक सत्ता काफी समय तक उनके पास अवश्य रही। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि भारत में मुगलों की राजनीतिक सत्ता के प्रथम उत्तराधिकारी अंग्रेज नहीं बल्कि मराठे थे। वो लिखते हैं, द इमीडिएट इनहेरिटर्स of the political supremacy of the Mughals in India were not the English but the Marathas. It is true that the Marathas never ruled from Delhi as de jure sovereigns, but de facto power in the empire was exercised by the Marathas before it was inherited by the English. तो बात हम सबसे पहले करेंगे उन परिस्थितियों की, उन कारणों की जो मराठा शक्ति के उत्थान के लिए सहायक सिद्ध हुए। तो इसमें पहला है महाराष्ट्र की भौगोलिक विशेषताएं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां। देखिए कि मराठा जाति के उत्थान में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पर्वतीय प्रदेश का अधिकतर भाग उपजाऊ न होने के कारण यहाँ के निवासियों को अपनी जीविका कमाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था। इसलिए वे भारत के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक परिश्रमी तथा साहसी बन गए। इसके अतिरिक्त पर्वतों के मध्य स्थित होने के कारण महाराष्ट्र की पर्वतमालाएं, ऊंची नीची भूमि तथा अनेक दुर्ग भी वहां के लोगों के लिए उपयोगी साबित हुए। मराठों ने अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों की नाक में सदा दम किए रखा। सारांश ये कि महाराष्ट्र ने अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मराठों को ऐसी सुरक्षा तथा सैनिक शक्ति प्रदान की जो उनके उत्थान में एक सशक्त साधन सिद्ध हुई। तो दूसरा है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास से प्रेरणा। मराठों ने दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास तथा परंपराओं से भी प्रेरणा प्राप्त की। इतिहास साक्षी है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से उत्तरी भारत के मुसलमान दक्षिण के हिंदुओं पर आक्रमण करते रहे। परिणाम स्वरूप
दक्षिण के हिंदू राज्यों का विनाश होता रहा, राजकीय परिवारों पर अत्याचार होते रहे, नगर तथा मंदिर लूटते रहे तथा इस प्रकार हिंदू धर्म शताब्दियों तक अपमानित होता रहा। इन असहनीय अत्याचारों ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हिंदू राज्य विजयनगर को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। विजयनगर के शासकों ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक हिंदू धर्म का संरक्षण किया और उसके गौरव को भी बढ़ाया। यद्यपि इस साम्राज्य का अस्तित्व 16वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था, फिर भी मराठों को प्राचीन वैभव से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त करने की प्रेरणा सदा मिलती रही। अतः इस बात ने भी मराठा शक्ति के उत्थान में बहुत योगदान दिया। तीसरे, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रचार के द्वारा मराठों में एकता की भावना पैदा हो गई। इससे मराठा राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिली। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संतों तुकाराम, रामदास, एकनाथ आदि का प्रभाव मराठों पर पड़ा। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी। गुरु रामदास केवल एक धार्मिक प्रचारक ही नहीं थे, बल्कि कर्मयोगी भी थे। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में मठों की स्थापना की, जिनमें मराठा युवक शास्त्र शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या भी ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार उनमें उन सद्गुणों का विकास हुआ जो समय आने पर राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इसके बाद मराठी भाषा तथा साहित्य का विकास। महाराष्ट्र में मराठी भाषा तथा साहित्य के विकास ने भी राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया। मराठी भाषा ने मराठों को एकता का पाठ पढ़ाया। यही कारण था कि मराठे शीघ्र ही शिवाजी के नेतृत्व में इकट्ठे होकर सदैव विदेशी मुगलों का विरोध करने में उलझ पड़े। कहा जाता है कि संत तुकाराम की वाणी बिना भेदभाव के सब श्रेणियों के लोगों में पढ़ी जाती थी। इस प्रकार मराठी लिपि और भाषा में लिखे गए ये शब्द परोक्ष रूप से संगठन में सहायक रहे। और फिर है युद्ध कला तथा प्रशासन में निपुणता। शिवाजी से पहले बहुत से मराठा सरदार दक्षिण की शिया रियासतों में नौकरी करते थे। परिणामतः वे सैनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में काफी प्रवीण हो गए। जब शिवाजी ने मराठों को संगठित करने और मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार किया, तो उनको योग्य व्यक्ति ढूंढने में कोई कठिनाई न आई। मराठों की इस निपुणता ने शिवाजी के कार्य को बहुत सरल बना दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि शिवाजी को राजनीतिक तथा सामाजिक निर्माण में उन लोगों से अत्यंत लाभ हुआ जिन्होंने दक्षिण की मुस्लिम रियासतों में प्रशासन की कला का काफी अनुभव प्राप्त किया था। और फिर है राजनीतिक जागृति। देश की राजनीतिक स्थिति ने भी मराठों में राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण के शिया राज्य गृह युद्धों के कारण काफी दुर्बल हो गए थे। शिवाजी ने उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर मराठों की शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया और अंत में वो एक शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुए। औरंगजेब की धार्मिक नीति और अत्याचारों के कारण मराठा सरदारों ने आपसी भेदभाव को दूर कर उसका विरोध करने के लिए अपने आप को संगठित किया। और अंत में बात करेंगे हम शिवाजी के व्यक्तित्व की, कि मराठों के उत्थान
और शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी के आकर्षक व्यक्तित्व ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दिल में बचपन से ही देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। वह एक वीर और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी वीरता तथा राजनीतिक योग्यता के बल पर मराठों में नव शक्ति का संचार किया। शिवाजी ने उनमें ऐसी चेतना भर दी कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी मराठों ने तब तक विश्राम नहीं किया जब तक उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित ना कर लिया। तो इस प्रकार शिवाजी से पहले ही महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां मौजूद थीं जिनसे मराठा शक्ति के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। परंतु महाराष्ट्र में एक कमी थी। महाराष्ट्र में इन तत्वों को एकत्रित नहीं किया गया था और स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का विचार मराठों में नहीं आया था। तो इस कार्य की पूर्ति शिवाजी ने की। इसी कारण वह मराठा राष्ट्र और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के निर्माता बने। अब हम शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उनके जन्म तथा परिवार की बात करेंगे कि शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ। यह स्थान पूना से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के पास एक उच्च पद पर नियुक्त थे और उन्हें पूना में जागीर भी मिली हुई थी। कुछ लेखकों का ऐसा भी मानना है कि शाहजी ने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से भी विवाह कर लिया था और जीजाबाई अपने पुत्र के साथ पति से अलग रहती थी। इसलिए शिवाजी को अपने पिता का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका था। परंतु यह कहना भूल होगी कि शाहजी ने अपने पुत्र का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। शाहजी ने अपने योग्य और वफादार सेवक दादाजी कोंडदेव को शिवाजी की देखभाल और शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। 2 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। इसके अलावा शाहजी ने अपने पुत्र की सहायता के लिए बाद में भी कुछ योग्य अधिकारी भेजे थे जो उनके सहायक सिद्ध हुए। तो शिवाजी के आरंभिक जीवन पर किन किन का प्रभाव रहा, तो ये हम देखते हैं कि उनका पालन पोषण 2 महान विभूतियों की छत्र छाया में हुआ। एक थी शिवाजी की माता जीजाबाई और दूसरे थे दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने मिलकर शिवाजी के भविष्य का निर्माण किया। जीजाबाई एक धर्मपरायण नारी थी जिसने शिवाजी को रामायण, महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराया तथा शिवाजी के दिल में धर्म तथा देश की भक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भर दी। इसलिए रानाडे ने कहा कि यदि महान पुरुषों के जीवन निर्माण में उनकी माताओं की प्रेरणा का हाथ होता है तो यह निश्चित है कि शिवाजी के जीवन को बनाने में जीजाबाई का काफी महत्वपूर्ण हाथ था। जीजाबाई के साथ साथ दादाजी कोंडदेव ने भी शिवाजी के जीवन निर्माण में काफी रुचि ली। वह एक अनुभवी, बुद्धिमान तथा कर्तव्यपरायण ब्राह्मण थे जिन्हें शाहजी ने पूना में अपनी जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया था। दादाजी ने शिवाजी की सैनिक शिक्षा का उचित प्रबंध किया तथा उन्हें घुड़सवारी, युद्ध कला और शासन संबंधी शिक्षा प्रदान की।
जिसके परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में ही एक कुशल योद्धा तथा घुड़सवार बन गए। तत्कालीन धार्मिक नेताओं संत तुकाराम और गुरु रामदास ने भी शिवाजी के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को और दृढ़ बना दिया। इन सब के प्रभाव के कारण ही शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का निश्चय किया। 1641 ईस्वी में शिवाजी तथा उनकी माता बंगलौर गए, जहां शिवाजी का विवाह साईबाई निंबालकर नामक कन्या के साथ हो गया। विवाह के शीघ्र पश्चात ही शिवाजी पूना की जागीर में चले गए थे। अब हम शिवाजी की विजयों पर हम नजर लगाते हैं, देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपनी सैनिक सफलताएं प्राप्त की। तो प्रारंभिक सफलताओं की अगर हम बात करें तो 1646 ईस्वी में जब शिवाजी की आयु 19 वर्ष थी, तो उन्होंने अपना विजय क्रम आरंभ कर दिया। उन्होंने बीजापुर की रियासत में मची अराजकता का लाभ उठाकर 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। यह किला बीजापुर के राज्य में स्थित था तथा धन दौलत का प्रसिद्ध भंडार था। यहां से उन्हें काफी धन मिला। शिवाजी ने इस धन से अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया तथा तोरण से 5 मील पूर्व राजगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद शिवाजी ने पुरंदर, कोंकण तथा कल्याणी पर अधिकार कर लिया। 1648 ईस्वी में दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने पूना पर भी अधिकार कर लिया। तो शिवाजी की बढ़ रही सैनिक शक्ति से बीजापुर का सुल्तान घबरा उठा, इसलिए उसने शाहजी भोसले को कैद कर लिया और उनकी रिहाई के लिए यह शर्त रखी कि शिवाजी अपनी सैनिक गतिविधियां छोड़ दें। तो विवश होकर शिवाजी ने 1649 ईस्वी में अपनी सैनिक गतिविधियां कुछ समय के लिए रोक दी। बीजापुर के सुल्तान ने यद्यपि 1649 ईस्वी में शाहजी भोसले को रिहा तो कर दिया, परंतु शिवाजी ने 1655 ईस्वी तक सैनिक गतिविधियां आरंभ करने की कोशिश नहीं की तथा वे विजित प्रदेशों को संगठित करने में ज्यादा व्यस्त रहे। 1656 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान की मृत्यु हो गई। इससे उत्साहित होकर शिवाजी ने फिर से अपना विजय कार्य आरंभ कर दिया। शिवाजी ने अपना विजय अभियान 1656 ईस्वी में आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने जावली के दुर्ग को जीतने की योजना बनाई। वहां का शासक चंद्र राव था। शिवाजी ने चंद्र राव को मरवाकर जावली पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की यह विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसके फलस्वरूप उन्हें असीम धन की प्राप्ति हुई। साथ ही शिवाजी की सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई, क्योंकि अब बड़ी संख्या में मवाली उनकी सेना में भर्ती होने लगे। मवालियों की सहायता से पूना के समीप कई किलों पर शिवाजी ने विजय प्राप्त की। जावली विजय के उपलक्ष्य में शिवाजी ने जावली से पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर प्रतापगढ़ नामक एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा यहां भवानी देवी की प्रतिमा भी स्थापित की। शिवाजी ने अप्रैल 1656 ईस्वी में रायगढ़ तथा सूपा के महत्वपूर्ण किलों पर भी अपना अधिकार कर लिया। इससे शिवाजी की सैनिक तथा आर्थिक स्थिति में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन शिवाजी का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष
बीजापुर के विरुद्ध रहा। तो कुछ ही वर्षों में शिवाजी ने बीजापुर के अनेक प्रदेशों और किलों पर अधिकार कर लिया। इससे शिवाजी की साम्राज्यवादी भूख और भी तेज हो गई। शिवाजी की निरंतर विजयों के कारण बीजापुर के दरबार में खलबली मच गई। परिणाम स्वरूप बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की शक्ति को सॉरी तो परिणाम स्वरूप बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की शक्ति को कुचलना आवश्यक समझा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने प्रसिद्ध सेनापति अफजल खां को शिवाजी पर हमला करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि शिवाजी के विरुद्ध कूच करने से पहले अफजल खां ने बड़े अभिमान के साथ ये शब्द कहे थे कि मैं एक बार भी घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बनाकर दरबार में पेश करूंगा। तो जब अफजल खां शिवाजी के विरुद्ध बढ़ा तो उसने पर्वतीय क्षेत्रों की कठिनाइयों को अनुभव किया। तो अब उसने शिवाजी को छल कपट के द्वारा बंदी बनाने की योजना बनाई। अफजल खां ने कृष्ण जी भास्कर को अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास कई प्रकार के लालच देकर भेजा तथा प्रतापगढ़ के किले में भेंट के लिए बुलाया। शिवाजी ने भी अफजल खां की मक्कारी को अच्छी तरह भांप लिया था। कहते हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कवच धारण कर और कमर में बाघ नख रख के 2 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां से भेंट की। अफजल खां ने शिवाजी को गले मिलते ही उन पर तलवार से वार किया, परंतु शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खां का पेट चीर डाला। इसके बाद मराठा सैनिकों तथा बीजापुर के सैनिकों के मध्य घमासान लड़ाई हुई और इसमें लगभग 300 बीजापुरी सैनिक मारे गए। शिवाजी को लूट के माल में 10 लाख रुपए, अनेक घोड़े, हाथी तथा अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। खाफी खां, ग्रांड डफ तथा एसएम जाफर जैसे लेखकों ने शिवाजी पर अफजल खां से विश्वासघात करने का दोष लगाया है। उनका मत है कि शिवाजी ने धोखे से बीजापुर के जर्नैल का वध किया था, परंतु दूसरी ओर डॉक्टर जीएस सरदेसाई जैसे आधुनिक इतिहासकार शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध को न्याय संगत मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शिवाजी अफजल खां का वध ना करते तो वह अपने शत्रु से कभी भी बच नहीं सकते थे। सर जदुनाथ सरकार का भी मत है कि आत्मरक्षा के लिए शिवाजी का यह कदम अत्यंत आवश्यक था और इसके लिए शिवाजी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रोफेसर एसआर शर्मा ने इस घटना के बारे में कहा है कि इसने ये स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण का भविष्य आदिल शाह के स्थान पर अब शिवाजी के हाथों में चला गया है। तो 1660 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला, वसंतगढ़ तथा खेलना के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 1662 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने सिद्दी जौहर के नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी के विरुद्ध भेजी, परंतु यह अभियान भी अपने उद्देश्यों में असफल रहा। तो आखिर में मजबूर होकर सुल्तान ने 1662 ईस्वी में शिवाजी के साथ एक संधि कर ली और इस संधि के अनुसार उसने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया। यह शिवाजी के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता थी।
तो बीजापुर के सुल्तान के बाद शिवाजी का संघर्ष जो है वो मुगलों के विरुद्ध शुरू होता है। यह संघर्ष 1657 ईस्वी में शुरू हुआ। उस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। वह मराठों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही शक्ति से परिचित था और जल्दी से जल्दी मराठा शक्ति को कुचल देना चाहता था। किंतु इसी समय उत्तराधिकार संबंधी युद्ध शुरू हो गया और औरंगजेब उसमें व्यस्त रहने के कारण इस ओर अपना पूरा ध्यान नहीं दे सका। तो अफजल खां के वध के बाद शिवाजी ने मुगल प्रदेशों पर छापे मारने आरंभ कर दिए। तो इस नए घटनाक्रम से औरंगजेब अधिक क्रुद्ध हो उठा। इसलिए उसने मराठा शक्ति को कुचलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। शिवाजी की शक्ति को कुचलने के नजरिए से औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मुगलों ने शिवाजी के प्रदेशों पर आक्रमण किया और पूना सहित उनके कई किलों पर अधिकार कर लिया, परंतु शाइस्ता खां जानता था कि शिवाजी को पराजित करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसी दौरान बरसात का मौसम शुरू हो गया और इस कारण शाइस्ता खां ने कुछ दिन पूना के महल में व्यतीत करने का निश्चय किया। शिवाजी के लिए यह एक सुनहरी मौका था। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी की आधी रात को शिवाजी ने एक बारात के भेष में 400 सैनिकों के साथ पूना में प्रवेश किया। उन्होंने अचानक शाइस्ता खां पर, जो कि पूना के महल में ठहरा हुआ था, हमला कर दिया। मराठों के अचानक आक्रमण से महल में एकदम भगदड़ मच गई, जिसमें शाइस्ता खां का एक पुत्र, 2 रानियां तथा 40 सेवक मारे गए। शाइस्ता खां ने स्वयं खिड़की से कूदकर जान बचाई, परंतु उसके हाथ का अंगूठा कट गया। इस तरह शिवाजी ने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। पूना की इस दुर्घटना से मुगल साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचा और शिवाजी के उत्साह और सम्मान में वृद्धि हुई। औरंगजेब इस घटना से इतना विचलित हो गया कि उसने दिसंबर 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण से बुलाकर बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके बाद सूरत की ओर हमला किया शिवाजी ने। दरअसल मुगलों को अभी शाइस्ता खां का अपमान भूला नहीं था कि शिवाजी ने मुगल साम्राज्य पर एक और वार कर दिया। जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने अपने 400 सैनिकों सहित सूरत पर धावा बोल दिया और लूटमार आरंभ कर दी। सारा नगर भयभीत हो गया तथा कई परिवार प्राण रक्षा के लिए नगर छोड़कर भाग गए। वहां के सूबेदार इनायत खान ने भी नगर से भागकर दुर्ग में शरण ली। शिवाजी ने 4 दिन तक यहां खूब लूटमार की तथा हजारों घरों को आग लगा दी। इस लूटमार से शिवाजी को अपार धनराशि प्राप्त हुई, परंतु सूरत में रहने वाले विदेशियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जीएस सरदेसाई के अनुसार शिवाजी द्वारा सूरत की लूट औरंगजेब के लिए एक जबरदस्त आघात था। तो जब औरंगजेब ने देखा कि शिवाजी को काबू करना इतना आसान नहीं है, तो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल करने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में अंबर के राजा जयसिंह के नेतृत्व में शिवाजी का दमन करने के लिए एक अभियान भेजा। मुगलों ने शिवाजी के कई दुर्गों पर अधिकार करने के बाद मराठों को पुरंदर के समीप घेर लिया। यह घेरा 2 मास तक चलता रहा।
मराठा सरदार मुरारबाजी ने शत्रु का डटकर सामना किया, परंतु लड़ते हुए मारा गया। जब शिवाजी को विश्वास हो गया कि जयसिंह की घेराबंदी से निकलना मुश्किल है, तो हालात से मजबूर होकर शिवाजी ने जून 1665 ईस्वी में मुगलों के साथ पुरंदर में संधि कर ली। इस संधि के द्वारा शिवाजी और मुगल सरकार के दरमियान निम्नलिखित शर्तें निश्चित हुईं। पहली, शिवाजी ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा, शिवाजी ने अपने अधिकार के 23 किले मुगलों को दे दिए, जिनसे 4 लाख हुन वार्षिक आय होती थी। तीसरा, शिवाजी ने अपने पास केवल 12 किले रखे, जिनसे 1 लाख हुन वार्षिक आय होती थी। चौथा, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सहायता देने का वचन दिया। पांचवा, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 मनसबदार बनाया जाना था। छठा, मुगलों ने वचन दिया कि शिवाजी को मुगल दरबार में हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और सातवां, मुगल सम्राट ने बीजापुर की विजय के बाद कोंकण का कुछ भाग शिवाजी को देना स्वीकार कर लिया। तो इस तरह पुरंदर की यह संधि जयसिंह की महान कूटनीतिक विजय मानी जाती है। इसके कारण एक बहुत बड़ा शत्रु मुगलों के अधीन आ गया, परंतु इसके पश्चात भी जयसिंह को सदा ये भय रहता था कि कहीं शिवाजी मुगलों के विरुद्ध बीजापुर के सुल्तान के साथ ना मिल जाए। इसलिए उसने शिवाजी को आगरा आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। तो 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। शिवाजी ने औरंगजेब को 1000 मोहरें तथा 7,000 रुपए उपहार स्वरूप दिए, परंतु औरंगजेब ने मराठा सरदार का उचित सम्मान नहीं किया और उसे 5,000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़े होने को कहा। सम्राट के इस व्यवहार से शिवाजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस पर विरोध भी प्रकट किया, परंतु सम्राट ने उन्हें तथा उनके पुत्र संभाजी को कैद कर लिया। बंदी बनने पर भी शिवाजी हतोत्साहित नहीं हुए और वहां से भाग जाने के लिए लगातार प्रयास करने लगे। एक दिन शिवाजी और उनका पुत्र संभाजी मिठाई के टोकरों में छिपकर निकल गए। इसके बाद वे इलाहाबाद, बनारस, गोलकुंडा तथा बीजापुर से होते हुए रायगढ़ सकुशल पहुंच गए। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और मराठों ने खुशियां मनाई। यह एक दैव प्रदत्त और नाटकीय ढंग से प्राप्त हुई सारे राष्ट्र की मुक्ति समझी जाने लगी। तो कैद से भाग जाने के बाद शिवाजी ने अपनी स्थिति को दोबारा से सुदृढ़ करना शुरू किया। उन्होंने अपने खोए हुए प्रदेशों को दोबारा प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। औरंगजेब इस समय उत्तर पश्चिमी सीमा में कबाइलियों के विरुद्ध व्यस्त था। उसमें मराठों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि कर ली। इसके बाद 1669 ईस्वी तक दोनों में शांति बनी रही। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध अपनी सैनिक गतिविधियां दोबारा आरंभ कर दी तथा अपने खोए हुए किलों पर फिर अधिकार कर लिया। 3 अक्टूबर 1670 ईस्वी को उन्होंने सूरत को दूसरी बार लूटा और वहां से 132 लाख रुपए का सामान प्राप्त किया।
सूरत से लौटती मराठा सेना का मुगलों ने मार्ग रोकने का प्रयास किया, परंतु मराठों ने उन्हें भी पराजित कर दिया। तो सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि सूरत की इस लूट के कारण व्यापार को बहुत हानि पहुंची और सूरत के व्यापारियों को देश के आंतरिक भागों से माल मिलना बंद हो गया। 1670 से 1674 ईस्वी के दौरान शिवाजी ने उन सभी किलों को दोबारा जीत लिया जो उन्होंने पुरंदर की संधि के द्वारा मुगलों को दिए थे। तो इनमें सिंहगढ़, पुरंदर और लोहगढ़ के किले प्रमुख थे। इसके अलावा शिवाजी ने मुगलों के कई प्रांतों जैसे बरार, खानदेश, सूरत आदि से चौथ तथा सरदेश मुखी वसूल करना शुरू किया तथा दक्षिण में मुगलों का प्रभाव लगभग समाप्त कर दिया। तो 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक होता है। बड़ी धूमधाम से और वैदिक रीति के अनुसार उनका राज्य तिलक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और इस शुभ मौके पर शिवाजी ने ब्राह्मणों, गरीबों और धर्म स्थलों को बहुत सा धन दान स्वरूप दिया। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण के प्रदेशों में जिंजी, वेल्लोर, सीरा, वेलारी तथा तंजौर पर भी अधिकार कर लिया। जिंजी की विजय उनकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। तो शिवाजी अपने राज्यारोहण का आनंद ज्यादा देर तक नहीं ले सके। यद्यपि शिवाजी के मन में और विजय प्राप्त करने की प्रबल इच्छाएं थीं, परंतु समय ने उनका साथ नहीं दिया। 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को कुछ देर बीमार रहने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनकी आयु 53 वर्ष थी। तो इस प्रकार शिवाजी ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उनका राज्य पश्चिम घाट तथा सूरत से लेकर गोवा तक फैला हुआ था। सुदूर दक्षिण में वेलोर, जिंजी, सीरा तथा वेलारी के प्रदेश भी उनके राज्य में शामिल थे। तो इस तरह शिवाजी ने एक शानदार सफलता प्राप्त कर उस समय मुगल साम्राज्य को, जिसकी गिनती निश्चित रूप से विश्व के शक्तिशाली देशों में, शक्तिशाली राज्यों में होती थी, उसे एक गहरी चोट पहुंचाई और अपना एक स्वतंत्र राज्य उन्होंने स्थापित किया। और इसके बाद मराठों में उन्होंने जो जोश, जो उत्साह भरा, वो आने वाले समय में हम देखते हैं कि काफी समय तक वो बढ़ता चला गया। ये हम अपने अगले टॉपिक्स में इस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक जरूर करें, आप शेयर भी करें अपने सर्कल में। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर लिखिए।